नमस्कार। आज हम मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल पर बात करेंगे। प्रशासनिक दुनिया में ये नाम बहुत बड़ा है, एक तरह से आधार माना जाता है संगठनों को समझने का। जी बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जितना ये मॉडल प्रभावशाली रहा है, उतनी ही शायद उससे ज्यादा इसकी आलोचना भी हुई है। हाँ, ये सही है, काफी आलोचना हुई है। हमारे पास प्रशासनिक सिद्धांत पर कुछ लेख और विश्लेषण हैं जो इन्हीं आलोचनाओं पर रोशनी डालते हैं। जी। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि वेबर के इस आदर्श मॉडल में आखिर क्या कमियां हैं, क्यों इतने सारे विद्वानों ने इस पर सवाल उठाए, क्या वजह है कि इसे कभी मशीन कहा गया तो कभी विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त बताया गया। हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो फिर इसे परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं सबसे आम आलोचना से। वेबर के मॉडल को अक्सर मशीन थ्योरी या फिर एक बंद सिस्टम कहा जाता है। ऐसा क्यों है? इसमें क्या दिक्कत है कि ये मॉडल संगठन को एक मशीन के तरह देखता है, मतलब नियम, प्रक्रियाएं, एक औपचारिक ढांचा, बस। अच्छा। इसका सारा ध्यान इसी ढांचे पर रहता है और इसमें काम करने वाले जो इंसान हैं, उनके आपसी रिश्ते, उनकी भावनाएं, मतलब वो जो मानवीय पहलू है, हाँ, उसकी लगभग अनदेखी हो जाती है। जैसे मशीन के पुर्जे होते हैं, वैसे ही इंसान नियमों में बंधे कर्मचारी मान लिए जाते हैं। और ये बंद सिस्टम वाली बात, वो क्या है? बंद सिस्टम इसलिए क्योंकि ये मॉडल संगठन को ऐसे देखता है जैसे वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ हो। अच्छा। ये बाहरी वातावरण जैसे समाज है, राजनीति है या अर्थव्यवस्था के बदलते हालात, इनका संगठन पर क्या असर पड़ता है, इसका ये मॉडल ज्यादा विश्लेषण नहीं करता। मतलब ये मान लेता है कि संगठन अपनी बनाई दुनिया में ही काम करता है। हाँ, कुछ ऐसा ही, जो असलियत से जाहिर है काफी दूर है। कोई भी संगठन पूरी तरह से अलग थलग तो काम नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडल हर तरह के काम या माहौल के लिए ठीक नहीं है? हाँ, बिल्कुल। यही इसकी एक बड़ी सीमा सामने आती है। वेबर का मॉडल उन कामों के लिए शायद ठीक हो जो रोजमर्रा के हों, दोहराए जाने वाले हों। रूटीन वाले काम। हाँ, रूटीन वाले, जिनमें ज्यादा बदलाव ना होता हो, जहां नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी हो, लेकिन जहां रचनात्मकता चाहिए, नए विचार चाहिए। इनोवेशन। हाँ, इनोवेशन, या फिर बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढलने की जरूरत हो, वहां यह मॉडल कमजोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कठोर संरचना है, वो नएपन या लचीलेपन की इजाजत आसानी से नहीं देती। आप सोचिए, कोई नई टेक्नोलॉजी कंपनी है, स्टार्टअप है, जहां हर दिन नई चुनौती है। हाँ। क्या वहां वेबर का ये सख्त ढांचा काम करेगा? शायद नहीं, बहुत मुश्किल होगा। ये नियमों वाली बात जो आपने कही, ये वाकई दिलचस्प है। नियम तो खैर जरूरी हैं, पर क्या हो जब नियम ही मकसद बन जाएं? मुझे लगता है रॉबर्ट के मर्टन ने इसी से जुड़ी एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा किया था। हाँ, मर्टन की बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने लक्ष्यों के विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल्स का सिद्धांत दिया। लक्ष्यों का विस्थापन? जी, इसका सीधा सा मतलब है कि नौकरशाही में अक्सर क्या होता है कि नियम जो असल में संगठन के लक्ष्यों को पाने का एक साधन या जरिया होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू जिसे कहते हैं, हाँ, साधन, वो खुद ही अंतिम लक्ष्य बन जाते हैं, टर्मिनल वैल्यू। अधिकारी नियमों को पूरा करने में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि असली मकसद जो था संगठन का, वो पीछे छूट जाता है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं जिससे ये बात और साफ हो जाए? जरूर। सोचिए, किसी सरकारी दफ्तर का उदाहरण लेते हैं। कोई जरूरतमंद नागरिक मदद के लिए जाता है। ठीक है। अधिकारी नियमों की किताब लेकर बैठ जाता है और कहता है कि भाई ये दस्तावेज नहीं है या फॉर्म ठीक से नहीं भरा, इसलिए काम नहीं हो सकता। अब यहाँ क्या हुआ? नियम आड़े आ गए। हाँ, नियम का पालन, जो शायद पारदर्शिता या व्यवस्था बनाए रखने के लिए बना था, वो खुद ही लक्ष्य बन गया, जबकि असली लक्ष्य था नागरिक की मदद करना। वो पीछे रह गया। नियम साधन न रहकर साध्य बन गया। और मर्टन ने ये भी कहा था कि इससे अधिकारी एक तरह से अक्षम हो जाते हैं, प्रशिक्षित अक्षमता जैसा कुछ। बिल्कुल यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, ट्रेन्ड इनकैपेसिटी। मतलब नियमों और प्रक्रियाओं में बंध कर अधिकारी इतने अभ्यस्त और कह सकते हैं कठोर हो जाते हैं कि जब कोई नई या अप्रत्याशित स्थिति आती है, हाँ, तो वे अपनी बुद्धि या विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते। भले ही उनमें वो क्षमता हो, उनका प्रशिक्षण ही उन्हें खास स्थितियों में अक्षम बना देता है। वो लीक से हटकर सोच ही नहीं पाते। अच्छा। और यही बात थॉर्स्टीन वेबलिन ने भी कही थी। ये सब दिखाता है कि नियमों पर बहुत ज्यादा जोर देना कैसे उल्टा पड़ सकता है। और फिर वो ब्यूरोपैथोलॉजी जैसा शब्द भी आया। ये तो सुनने में ही काफी गंभीर लगता है। हाँ, ये शब्द विक्टर थॉम्सन ने इस्तेमाल किया था।
ब्यूरोपैथोलॉजी, जिसका मतलब है नौकरशाही से जुड़ी बीमारियां या विकृतियां। बीमारियां? हाँ, एक तरह से ये दिखाता है कि कैसे नौकरशाही की वो कठोरता, वो अव्यक्तिक रवैया और नियमों की जकड़न संगठन के अंदर एक तरह की अस्वस्थता पैदा कर सकती है। इसी तरह ड्वाइट वॉल्डो ने व्यावसायिक मनोविकृति, ऑक्यूपेशनल साइकोसिस की बात की। मतलब अपने पेशे या काम के कारण सोच का एक खास दायरे में सिमट जाना, पूर्वाग्रह विकसित हो जाना। वामोटे ने इसे पेशेवर विरूपण कहा। अच्छा। ये सब मूल रूप से एक ही समस्या के अलग अलग नाम है। नौकरशाही का वो अमानवीय और कठोर चेहरा। हमने शुरू में मानवीय पहलू की अनदेखी की बात की थी। लगता है हर्बर्ट साइमन और जेम्स मार्च जैसे विचारकों ने भी इसी कमी को उजागर किया। एकदम सही कहा आपने। साइमन और मार्च का मुख्य तर्क यही था कि वेबर ने संगठन के अंदर जो अनौपचारिक रिश्ते होते हैं, इनफॉर्मल रिलेशंस, और जो अनौपचारिक तौर तरीके होते हैं काम करने के, अनऑफिशियल प्रैक्टिसेस, जो असल में हर दफ्तर में होते हैं, बिल्कुल, उनको वेबर ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। देखिए, किसी भी संगठन में औपचारिक नियमों के साथ साथ लोगों के आपसी रिश्ते, दोस्ती, गुटबाजी, काम करने के अनौपचारिक तरीके भी होते ही हैं। सही बात है। और ये जो अनौपचारिक नेटवर्क है, ये कई बार काम को ज्यादा कुशलता से करवाने में मदद करता है, समस्याओं को सुलझाता है। लेकिन वेबर का मॉडल सिर्फ औपचारिक ढांचे को देखता है। अच्छा। इसलिए वो संगठन की इस असली जीती जागती तस्वीर को नहीं पकड़ पाता। इस मायने में हाँ, वेबर को गुलिक और उर्विक जैसे क्लासिकल विचारकों की श्रेणी में रखा जा सकता है, जो संगठन को एक मशीन की तरह ही देखते थे। लेकिन क्या ये अनौपचारिक रिश्ते हमेशा फायदेमंद ही होते हैं? मुझे याद आ रहा है फिलिप सेल्जनिक ने सत्ता और हितों के टकराव के बारे में कुछ कहा था। शायद वो इसी से जुड़ा हो। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। सेल्जनिक ने यही दिखाया कि जब बड़े संगठनों में अधिकार नीचे की इकाइयों मतलब सब यूनिट्स को दिए जाते हैं, जिसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन। जी, तो अक्सर उन इकाइयों के अपने हित और अपने लक्ष्य बन जाते हैं, और ये जरूरी नहीं कि वो पूरे संगठन के हित में हो। अच्छा। इसे उन्होंने हितों का विभाजन या बाइफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट्स कहा। हर विभाग या यूनिट बस अपने लक्ष्यों को साधने में लग जाती है, भले ही इससे बड़े संगठन को नुकसान क्यों न हो रहा हो। मतलब संगठन के अंदर ही खींचतान शुरू हो जाती है। बिल्कुल। सेल्जनिक ने इसी अंदरूनी शक्ति संघर्ष, पावर स्ट्रगल की तरफ ध्यान दिलाया, जिसे वेबर का मॉडल पूरी तरह नजरअंदाज करता है। लोग और समूह अपनी ताकत बढ़ाने में, अपने हितों को साधने में लग जाते हैं, और संगठन के असली लक्ष्य कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो ये जो अनौपचारिक पहलू है, ये हमेशा सकारात्मक नहीं होता। ये टकराव और अक्षमता भी पैदा कर सकता है। और वेबर का आदर्श मॉडल इस अंदरूनी राजनीति को नहीं समझ पाता। हाँ, वो इस सत्ता के खेल को समझने में नाकाम रहता है। नियमों को लेके एक और दिलचस्प नजरिया एल्विन गोल्डनर का था। उन्होंने शायद दो तरह की नौकरशाही की बात की थी। हाँ, गोल्डनर ने अपने एक अध्ययन में पाया कि नियम कैसे लागू किए जाते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। उन्होंने एक बताई दंड केंद्रित नौकरशाही, पनिशमेंट सेंटर्ड ब्यूरोक्रेसी। दंड केंद्रित? हाँ, जहां नियम ऊपर से थोपे जाते हैं और अगर कोई न माने तो उसे सजा मिलती है। ऐसी व्यवस्था में अक्सर विरोध होता है, तनाव रहता है। अच्छा। और दूसरी उन्होंने बताई प्रतिनिधि नौकरशाही, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी। यहाँ नियम आपसी सहमति से, विशेषज्ञता और भागीदारी से बनते हैं। तो लोग नियमों को अपना मानते हैं और उनका पालन ज्यादा स्वेच्छा से करते हैं। ये तो काफी अलग है। जी। गोल्डनर ने यह भी दिखाया कि नियम कौन बना रहा है और किसके लिए बना रहा है, इससे उनका असर बदल जाता है। और उन्हें संगठन के लोगों को उनकी निष्ठा के आधार पर कॉस्मोपॉलिटन और लोकल्स में भी बांटा। कॉस्मोपॉलिटन और लोकल्स। हाँ, कॉस्मोपॉलिटन वो जो अपने पेशे या प्रोफेशन के प्रति ज्यादा वफादार हैं, और लोकल्स वो जो अपने संगठन के प्रति ज्यादा वफादार हैं। ये सब संगठन की अंदरूनी जटिलताओं को दिखाता है, जिसे वेबर का वो सरल आदर्श मॉडल नहीं पकड़ पाता। तो एक तरफ नियमों की जकड़न है, दूसरी तरफ ये अंदरूनी खींचतान। वाकई काफी उलझा हुआ मामला है। अब एक बड़ा सवाल आता है, क्या वेबर का ये पश्चिमी मॉडल हर जगह, खासकर विकासशील देशों में फिट बैठता? ये एक बहुत ही मौलिक और महत्वपूर्ण आलोचना है। बिल्कुल। रॉबर्ट प्रेस्थस जैसे विचारकों का मानना था कि वेबर का मॉडल मूलतः पश्चिमी समाज और संस्कृति की उपज है। अच्छा। इसे सीधे सीधे आप विकासशील देशों पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक माहौल बहुत अलग होता है। और फ्रेडरिक्स ने इसी बात को और आगे बढ़ाया था, है ना? उनका वो पारिस्थितिक दृष्टिकोण क्या था? फ्रेडरिक्स का काम तो इस क्षेत्र में
कह सकते हैं मील का पत्थर है। उन्होंने तर्क दिया कि वेबर का मॉडल एक स्वायत्त प्रशासनिक व्यवस्था की कल्पना करता है जो बाहरी वातावरण से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। रिग्स ने कहा कि ये बात शायद अमेरिका या यूरोप जैसे विकसित देशों में कुछ हद तक सही हो सकती है, जहां प्रशासनिक संस्थाएं थोड़ी स्वतंत्र होती हैं, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में प्रशासन समाज से, अर्थव्यवस्था से, राजनीति, धर्म, जाति, इन सब ताकतों से गहराई से जुड़ा होता है और लगातार प्रभावित होता रहता है। मतलब अलग नहीं है। हाँ, प्रशासन वहाँ कोई अलग इकाई नहीं है, बल्कि उसी सामाजिक राजनीतिक ताने बाने का हिस्सा है। वेबर का वो बंद सिस्टम वाला मॉडल इस जटिल रिश्ते को समझ ही नहीं सकता। अच्छा। इसीलिए रिग्स ने प्रशासन को समझने के लिए पारिस्थितिकी दृष्टिकोण यानी इकोलॉजिकल अप्रोच अपनाने पर जोर दिया। मतलब प्रशासन का अध्ययन उसके आसपास के माहौल, उसके पर्यावरण के संदर्भ में किया जाना चाहिए। हुआ कि वेबर का मॉडल बाहरी दुनिया की हकीकत से कटा हुआ है, खासकर जब दुनिया तेजी से बदल रही हो। बिल्कुल। क्लॉज़ऑफे ने इसी बात को दो तरह की तार्किकता, रैशनैलिटी से समझाया। एक है संगठनात्मक तार्किकता, मतलब नियमों का अंदरूनी पालन, जैसा वेबर ने कहा। ठीक। दूसरी है प्रणालीगत तार्किकता, यानी बाहरी माहौल की जरूरतों के हिसाब से ढलना, सिस्टम को बनाए रखना। ऑफे ने कहा कि जब बाहरी माहौल अस्थिर होता है, तेजी से बदलता है, तो ये दोनों तार्किकताएं टकराती हैं। कैसे? नियमों पर अड़े रहना, जो संगठनात्मक तार्किकता है, बाहरी चुनौतियों का सामना करने, जो प्रणालीगत तार्किकता की मांग है, में बाधा बन सकता है। ऐसे में वेबर का वो कठोर मॉडल नाकाम हो जाता है। और पीटर ब्लाउ ने भी यही कहा कि संगठनों को जिंदा रहने और सफल होने के लिए लगातार बदलते माहौल के हिसाब से अपनी संरचना और काम करने के तरीकों में बदलाव करते रहना पड़ता है। जड़ बने रहने से काम नहीं चलता। यहाँ तक कि वॉरेन बेनिस ने तो, मुझे याद है, 1960s के दशक में ये भविष्यवाणी भी कर दी थी कि नौकरशाही का दौर अब खत्म होने वाला है। हाँ, बेनिस काफी आशावादी थे उस समय। उनका मानना था कि भविष्य के जो संगठन होंगे वो ज्यादा लचीले होंगे, लोकतांत्रिक होंगे और अस्थायी टीमों पर आधारित होंगे। मतलब टेम्पररी वर्क सिस्टम्स, प्रोजेक्ट आधारित। हाँ, किसी खास प्रोजेक्ट के लिए टीम बनेगी और काम खत्म होने पर भंग हो जाएगी। वो स्थायी कठोर नौकरशाही संरचनाएं खत्म हो जाएंगी। हालांकि देखिए, उनकी भविष्यवाणी पूरी तरह सच तो नहीं हुई। आज भी नौकरशाही मौजूद है। हाँ, वो तो है। लेकिन उनकी बात ने नौकरशाही की सीमाओं और बदलते वक्त की जरूरतों को जरूर उजागर किया। भारत जैसे देशों के संदर्भ में भी कुछ खास बातें सामने आई थी, शायद पारंपरिक तत्वों के जुड़ने से। जी हाँ, लॉयड और सुजैन रुडोल्फ ने भारत में नौकरशाही का अध्ययन किया और पाया कि यहाँ ये वेबर के आदर्श प्रकार से बहुत अलग ढंग से काम करती है। अच्छा, कैसे? उन्होंने दिखाया कि कैसे जाति जैसे पारंपरिक सामाजिक तत्व नौकरशाही के कामकाज में समाये हुए हैं। ये जो पारंपरिक नेटवर्क हैं, ये कभी-कभी काम निकलवाने में मदद तो करते हैं, लेकिन साथ ही ये पक्षपात, गुटबाजी, अलगाव और प्रतिरोध भी पैदा करते हैं। और ये बात वेबर के उस दावे को चुनौती देती है कि उनका तर्कसंगत मॉडल ही सबसे कुशल, मोस्ट एफिशिएंट है। रुडोल्फ ने दिखाया कि जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा जटिल और मिलीजुली होती है, आदर्श प्रकार से बहुत अलग। कुछ आलोचकों ने यह भी कहा था कि नौकरशाही के कई तत्व वेबर से पहले भी मौजूद थे। हाँ, ये भी एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है जो सामने रखा गया। जैसे क्रील ने बताया कि पदसोपान, विशेषज्ञता, लिखित नियम जैसे कई तत्व तो ईसा पूर्व दूसरी सदी की चीनी नौकरशाही में भी मौजूद थे। चीन में? अच्छा जी। और स्पिट्जर ने 19वीं सदी के फ्रांस की प्रीफेक्चुरल प्रणाली में भी ऐसे तत्व पाए। इसका मतलब ये नहीं कि वेबर का योगदान कम है। उन्होंने इन सब तत्वों को एक व्यवस्थित आदर्श प्रकार में पिरोया, जो बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, वो तो है। लेकिन ये याद दिलाता है कि संगठन बनाने के ये तरीके एकदम नए नहीं थे। अलग अलग समय और समाज में ये उभरते रहे हैं। वैसे एक और दिलचस्प सिद्धांत है पीटर प्रिंसिपल। ये क्या चीज है? हाँ, लॉरेंस पीटर का पीटर प्रिंसिपल। ये थोड़ा व्यंग्यात्मक लगता है, पर इसमें सच्चाई भी नजर आती है। बताइए। ये सिद्धांत कहता है कि संगठनों में लोग अपनी काबिलियत के दम पर प्रमोशन पाते रहते हैं और तब तक पाते रहते हैं जब तक वे एक ऐसे पद पर नहीं पहुंच जाते जहां वे उस काम के लिए काबिल नहीं होते। मतलब अपनी अक्षमता के स्तर, लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस तक। हाँ, अच्छा। और फिर वे उसी पद पर अटके रह जाते हैं। ये नौकरशाही में तरक्की के सिस्टम पर एक मजेदार लेकिन सोचने वाली टिप्पणी है। ये तो कमाल है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। क्या वेबर खुद इन नियमों की सीमाओं से या मानवीय पहलू से पूरी तरह अनजान थे?
रेनहार्ड बेंडिक्स जो उनकी जीवनीकार थे, उनका इस पर क्या कहना है? ये एक अहम सवाल है बिल्कुल। बेंडिक्स का मानना था कि वेबर इतने सीधे न सरल नहीं थे। वे इस बात से वाकिफ थे कि कोई भी नियम हर स्थिति को नहीं समेट सकता। अच्छा। वे मानते थे कि अधिकारियों को फैसले लेते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है और उनके व्यक्तिगत नजरिए, उनके सामाजिक राजनीतिक मूल्य उनके फैसलों को प्रभावित करते हैं। वेबर ने जो बनाया था वो एक आदर्श प्रकार था, एक विश्लेषणात्मक उपकरण, एक एनालिटिकल टूल। वो असल दुनिया का हूबहू नक्शा नहीं था। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जी। और बाद में जवाबदेही जैसे सिद्धांतों ने भी तो नौकरशाही को बदला। हाँ, फ्रेडरिक उरिन ने इसी बात पर जोर दिया। वेबर के बाद खासकर लोक प्रशासन में जनता के प्रति उत्तरदायित्व, पब्लिक लायबिलिटी और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी के विचार बहुत मजबूत हुए हैं। जैसे सूचना का अधिकार। हाँ, सूचना का अधिकार, नागरिक चार्टर, ये सब नौकरशाही के कामकाज को नियंत्रित करने और उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के प्रयास है। ये पहलू वेबर के मूल मॉडल में उतने प्रमुख नहीं थे क्योंकि उनका मुख्य ध्यान आंतरिक तर्कसंगतता और कुशलता पर था, बाहरी जवाबदेही पर उतना नहीं। तो इतनी सारी आलोचनाएं सुनने के बाद मशीन थ्योरी, मानवीय पहलू की अनदेखी, बाहरी माहौल से कट जाना, नियमों की जकड़न, विकासशील देशों में मुश्किलें, क्या हम ये मान लें कि वेबर का मॉडल आज पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया है, बेकार हो चुका है? यहीं पर, जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मोहित भट्टाचार्य जैसे विद्वानों ने इस पर गौर किया है। क्या विरोधाभास? विरोधाभास ये है कि इतनी गंभीर और चौतरफा आलोचनाओं के बावजूद मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल आज भी प्रशासनिक विचारों की दुनिया में केंद्रीय स्थान रखता है। इसे आज भी लोक प्रशासन के अध्ययन और व्यवहार में एक प्रमुख आधार, एक डोमिनेंट पैराडाइम माना जाता है। ये तो वाकई अजीब है। इतनी सारी कमियों के बाद भी ये इतना महत्वपूर्ण क्यों बना हुआ है? शायद इसलिए कि ये संगठन की संरचना को समझने के लिए एक शुरुआती बिंदु, एक फ्रेमवर्क तो देता ही है। इसकी जो स्पष्टता है, तर्क संगतता पर जोर है और एक व्यवस्थित ढांचा पेश करने की जो क्षमता है, हाँ, वो इसे आज भी प्रासंगिक बनाए रखती है। आलोचनाओं ने इसमें सुधार की गुंजाइश बताई है, इसे समझने के नए आयाम दिए हैं, लेकिन इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया है। इसकी जो वैचारिक अपील है, वो कंसेप्चुअल अट्रैक्शन और जो आधारभूत शक्ति है, पैराडिग्मेटिक स्ट्रेंथ, वो अभी भी कायम है। तो आज हमने मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल पर हुई बहसों और आलोचनाओं की गहराई में झांकने की कोशिश की। हमने समझा कि क्यों इसे एक कठोर मशीन की तरह देखा गया, कैसे इस पर मानवीय और सामाजिक पहलुओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा जी। और क्यों बदलते समय और अलग-अलग संस्कृतियों, खासकर विकासशील देशों के संदर्भ में इसकी सीमाएं उजागर हुई। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे नियमों पर जरूरत से ज्यादा जोर देने से लक्ष्यों का विस्थापन, प्रशिक्षित अक्षमता और यहाँ तक कि ब्यूरोपैथोलॉजी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सही। साथ ही हमने संगठन के अंदर की वो अनौपचारिक दुनिया, वो शक्ति संघर्ष और बाहरी पर्यावरण के असर को भी समझने की कोशिश की, जिसे वेबर का मॉडल पूरी तरह नहीं समेट पाता। ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि किसी भी सिद्धांत की, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अपनी सीमाएं होती ही हैं। अंतिम विचार, फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। तो यहाँ ये बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या इंसानों से बने किसी जटिल संगठन या समाज का कोई एक आदर्श या परफेक्ट मॉडल बनाना वाकई मुमकिन भी है? या फिर सिद्धांत की वो साफ सुथरी दुनिया और व्यवहार की उलझी हुई हकीकत के बीच, औपचारिक नियमों और अनौपचारिक मानवीय रिश्तों के बीच, व्यवस्था की जरूरत और बदलाव की मांग के बीच हमेशा एक तनाव, एक इनहेरेंट टेंशन बना ही रहेगा, जिसे कोई एक अकेला मॉडल शायद कभी पूरी तरह हल नहीं कर पाएगा। वाकई ये सोचने के लिए एक गहरा सवाल है, क्या हम कभी वो निखुट मॉडल बना भी पाएंगे, या हमें हमेशा इन तनावों के साथ ही काम करना होगा, जीना होगा? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।